नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्य। ज्ञान समृद्धि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं इकाई दूसरी पाठ 7वां महिला आश्रम इसका अध्ययन करने वाले हैं। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखो, अपने दोस्तों को शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब करो। छात्रों, कक्षा 10वीं इकाई दूसरी पाठ 7वां महिला आश्रम, इसके लेखक है काका कालेलकर जी। छात्रों, आश्रम आश्रम का मतलब होता है कुटी। इस पाठ के अनुसार मठ। और एक अगर हम भारत के बारे में सोचें, हमारे देश में आश्रमों की कल्पना बहुत प्राचीन काल से चला आ रही है। राजा महाराजा बूढ़े हो जाने पर राजपाट छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम अपना लेते थे और अपना शेष जीवन जंगलों में कुटी बनाकर सामान्य मनुष्य की तरह बिताया करते थे। पर आज वैसा समय नहीं रहा और राजा महाराजा भी नहीं रहे। अब समाज में एक नई तरह की समस्याएं खड़ी हुई हैं। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी में संबंध विच्छेद हो रहे हैं। इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। ऐसे में बच्चे घर से भागते हैं। वृद्ध माता पिता बेटे और बहू के लिए भार लगने लगते हैं। इन सब समस्याओं ने आधुनिक ढंग के आश्रमों को जन्म दिया है। इसके परिणाम स्वरूप आज देश में वृद्धाश्रम, महिला आश्रम तथा बालक या बाल आश्रम, उसे बाल सुधार गृह भी कहते हैं, जैसे आश्रमों का निर्माण किया जा रहा है। इन आश्रमों में तिरस्कृत, उपेक्षित और परित्यक्त, मतलब जो छोड़े हुए हैं, ऐसे बच्चों, महिलाओं और वृद्धों को सहारा मिलता है। इन आश्रमों में इन्हें अपना सुरक्षित जीवन जीने का अवसर मिलता है। आश्रम आज के समय की आवश्यकता है। छात्रों, लेखक काका कालेलकर जी ने यह महिला आश्रम पाठ की महिला आश्रम के लिए आश्रम की कल्पना की है। प्रसिद्ध गांधीवादी काका कालेलकर की गणना उच्च कोटि के निबंधकारों में की जाती है। प्रस्तुत रचना पत्र के रूप में लिखी गई है। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने आदर्श महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, उसके नियम तथा अनुशासन आदि के बारे में विस्तार से लिखा है। छात्रों, यहाँ जो आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में देखते हैं। यह आश्रम अभी बना नहीं है, निर्माण नहीं हुआ। उसे काका कालेलकर जी सोचते हैं कि ऐसा आश्रम होना चाहिए, उसको निर्माण करना चाहते हैं। तो यह आश्रम कैसा होना चाहिए, इसके बारे में अपनी एक मुंह बोली बहन है। जैसे हम अस्पताल में सिस्टर कहते हैं, ब्रदर कहते हैं, इस तरह से यहां मुंह बोली बहन है सरोज, उसे पत्र लिखकर उनके सामने अपना विचार, अपना प्रस्ताव रखते हैं। तो ये काका कालेलकर जी जो हैं, उनका परिचय है। इनका जन्म हुआ था 1885 में सातारा में, महाराष्ट्र राज्य में, और उनकी मृत्यु हुई थी 1981 में नई दिल्ली में। उनका परिचय काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी ने। उनका असली नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर है, लेकिन सभी जन उन्हें काका कालेलकर के नाम से जानते हैं। ये जो काका कालेलकर जी हैं, इन्होंने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया है। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार हैं। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी, मतलब कालेलकर जी की लेखन शैली के विशेष गुण हैं। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास एक उनकी किताब है, कृति है। जीवन संस्कृति की बुनियाद, ये दूसरी है। नक्षत्रमाला, ये तीसरी कृति है।
स्मरण यात्रा और धर्मोदय ये आत्मचरित्र के रूप में हैं आदि उनकी कृतियां हैं। इस पद्य में प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत मतलब विस्तार से निर्देश मतलब सूचनाएं, कुछ सुझाव दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार मतलब लेखक के विचार, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। छात्रों देखते हैं महिला आश्रम जो पाठ है वो। अब किताब निकालिए और हर एक पंक्ति का, हर एक परिच्छेद का मतलब समझ लीजिए। पत्र लिखते हैं तब जिनके नाम से पत्र लिखा जाता है उन्हों उनका संबोधन, अभिवादन, वो अपने जो बाई बाह होती है, बाया हाथ, उस कोने में ऊपर होता है। जैसे यहाँ लिखा देखिए, प्रिय सरोज, काका कालेलकर जी ने आश्रम की कल्पना की है, उसके बारे में अपने विचार यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रिय सरोज, सरोज कौन है? मुंह बोली बहन। वो लिखते हैं प्रिय सरोज, आगे अल्पविराम देना है। आप पत्र लेखन जब करोगे परीक्षा में तब भी अल्पविराम वहां देना नहीं भूलना है, ठीक है। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। वो कहते हैं कि मैं कल्पना कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ आश्रम के बारे में, उसके बारे में अगर मैं ज्यादा लिखूं तो सरोज तुम्हें, बहन यानी कि तुम्हें, सरोज को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर, होम का मतलब होम, होम का मतलब घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में, व्यवस्था यानी कि प्रबंध, संचालन का मतलब होता है चलाना, नियंत्रण रखना, किसी पुरुष का संबंध न हो। कुछ आश्रम के नियम बताए यहाँ। वो कहते हैं जो आश्रम हम निर्माण करने वाले हैं उस आश्रम को कुछ नियम जरूरी हैं, इसलिए वो कहते हैं उस आश्रम में व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध नहीं होना चाहिए। उस आश्रम का विज्ञापन, विज्ञापन का मतलब होता है मराठी में कहते हैं उसे जाहिरात, विज्ञापन अखबार मतलब दैनिक पत्र में नहीं दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है, कहीं मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएगी वो अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके आए। यदि वह यदि गरीब हैं तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए, पक्की यानी कि हमेशा के लिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर मतलब पूर्व सूचना देकर किसी भी महिला को किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोच कर लेना है या सोच कर लेना होगा। काका कालेलकर कहते हैं कि बहन, मैं जिस आश्रम के बारे में सोच रहा हूँ वो जो आश्रम है वो महिला आश्रम है, इसलिए वहां पर किसी भी पुरुष का कोई संबंध नहीं होगा, व्यवस्था में नहीं, संचालन में नहीं। और ये होगा पहला नियम। दूसरा नियम ये है, हम जो आश्रम शुरू करने वाले उस आश्रम का विज्ञापन कोई भी समाचार पत्र में नहीं देना है। और जो महिला आएगी वो अपने कपड़े लेते के और खाने पीने का इंतजाम करके ही आएगी। या जो कोई महिला आएगी वो अगर गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले जो होंगे वो उसके कपड़े लेते के और खाने पीने का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे या पक्की व्यवस्था करेंगे। दूसरी बात यह है, हम आश्रम के लिए अगर कोई धनी लोगों के सामने पैसे मांगने जाएंगे, डोनेशन, तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे, लेकिन हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलना है, किसी से पैसे नहीं मांगने हैं। वो कहते हैं जो महिला आएगी उनको अगर हमारे आश्रम का जो कुछ रूल रेगुलेशन है या वहाँ के जो नियम है वो अगर पसंद न आए तो महिला अपनी मर्जी से आश्रम छोड़ के जा सकती है। हो सकता है आश्रम अच्छा है लेकिन जो महिला आए उनमें से कुछ महिला ऐसी हो सकती है उसका बर्ताव हमारे आश्रम के व्यवस्था को या व्यवस्थापन को पसंद नहीं है,
तो वैसी महिला को आश्रम सूचना दे सकता है कि महिला को कह सकता है कि आप 1 महीने के अंदर आपका बाहर रहने का इंतज़ाम कीजिए। 1 महीने का नोटिस देकर या 3 महीने में आप आपका इंतज़ाम बाहर कीजिए और आश्रम छोड़ दिए कह सकते हैं। लेकिन हाँ बहन, कोई भी महिला को यहाँ से अगर बाहर निकाल देना है, तो ये ठीक नहीं लगेगा। इसलिए ऐसा कदम अगर उठाना है, सोच समझ कर उठाना है, ये ध्यान रहे। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। मतलब जो आश्रम है, वो सभी धर्म के लिए मान्य सभी धर्म की महिलाएं वहां पर आकर रह सकती हैं। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। इसका मतलब यह हुआ जो आश्रम है वो धर्म निरपेक्ष होगा। सभी धर्म उन्हें मान्य होंगे। अगर ऐसा नहीं हो सकता वहाँ जो निर्माण करने वाला हिंदू है तो वहाँ हिंदू की महिला रहेगी, नहीं, वहाँ सभी जाति धर्म पंथ की महिलाएं जो पीड़ित है, दुखी हैं, वो यातनाएं सह रही है बाहर, ऐसी सभी महिलाओं को वहां रहने का हक होगा। अतः सामान्य सदाचार, सदाचार का मतलब अच्छा आचरण, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। स्वावलंबन का मतलब होता है अपना ही भरोसा करना। सादगी मतलब सीधे, हाँ, उसके कहते हैं निष्कपटपना, सादेपना या सरलपना मराठी में। मतलब एक सीधा साधा बर्ताव, सादगी का आग्रह होना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले ही न हो, आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले ही न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाएं। पढ़ाई भी आसान हो। वो बहन से सूचित करते हैं कि देखो यहाँ जो महिला आएगी उन्हें कुछ पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाना क्या है? जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, ये नहीं। उन महिलाओं को उद्योग का ज्ञान देना है ताकि वो कुछ आय मतलब पैसा कमा सके और उसका जो फायदा है उन्हें भी हो और आश्रम की भी हो। ऐसा उन्हें वहां ज्ञान देना है, पढ़ाई देनी है। पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी। वहां जैसे कपड़े सीना है, कुछ पपड़ बनवाना है, जो महिलाएं के काम हैं वो सब वहां सिखाए जाएंगे। ऐसी व्यवस्था वहां करनी होगी। वो शिक्षा संस्था नहीं होगी। वहाँ जो विषय है मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, ऐसे विषय नहीं पढ़ाए जाएंगे। लेकिन कलह, कलह का मतलब होता है विवाद, झगड़ा, और कुढ़न मतलब खींच, स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके मतलब निसंकोच अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो तो बहन सुंदर तरीके से चला सके। ऐसा एक बड़ा काम होगा। उस व्यवस्था पर किसी का अगर एक नियंत्रण ना हो, झंझट ना हो, अपने आप सब कुछ चलना जरूरी है। इसलिए वो कहते हैं अपने आप जो महिला हैं वो मिलकर ही वो सब चलाएंगी। इसलिए वो आदर्श आश्रम होगा। ऐसा बड़ा काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। वो कहते हैं संस्था चलाने का भार यानी कि जिम्मेदारी, भार का मतलब जिम्मेदारी, तो आने वाली बहनें उठा सकेगी। जो भी महिलाएं वहां आएगी ना, वही उस संस्था को अपनी समझकर चलाएगी। ये अपना घर है, अपना सब कुछ है, ऐसा समझकर वहां जीवन बिताएगी या काम करेगी अपना समझकर, क्योंकि उनमें कुछ तो कुशल होगी, काम में चतुर होगी, चालाक होगी, होशियार होगी। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे। खुराक का मतलब तो खाना होता है, लेकिन यहाँ इस पाठ के अनुसार खुराक का मतलब विचार,
ज्ञान ऐसा होता है। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे। जो आश्रम के लिए जगह ली जाएगी, जमीन ली जाएगी ना, वहाँ छोटे छोटे कमरे बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर, अधीन का मतलब अंतर्गत, अधीन रहकर आने वाली महिलाएं दो दो चार चार का परिवार चलाएगी। छोटे छोटे कमरे बनाएंगे, उन कमरों में चार चार दो दो महिलाएं रहेगी और एक अच्छा सा एक संस्कार उन्हें दिया जाएगा। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है। रचनाकार लेखक कहते हैं कालेलकर जी कि ऐसी जो संस्थाएं हैं, दो दो चार चार महिलाओं का परिवार चलाने वाली महिलाएं, एक दूसरे को सिखाने वाली महिलाएं और अपने आप सब कुछ अच्छा कारोबार चलाने वाली महिलाओं का आश्रम मैंने देखा है। इसलिए जो बिल्कुल संभव है बहुत ही उपयोगी है। संभव यानी कि शक्य, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। जो हो सकता है ना वही काम बहन मैंने बताया। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, वो कहते हैं सरोज, मैं आपको बहुत दिनों से पहचानता हूँ, आप में कौन सी शक्ति है? उनकी शक्ति, बहन की मतलब सरोज की शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा मतलब सीमा, क्षमता और ख्याल मतलब अंदाज मुझे है। सरोज तुम ये कर सकती हो, मुझे पता है, मैंने सोच लिया, तुम्हारा काम देखा है, इसलिए तो कह रहा हूं। प्रत्यक्ष मतलब सामने, कार्य रूप में कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। मैं प्रत्यक्ष वहां हिस्सा नहीं लूंगा। मैं पुरुष हूं, वहां पुरुष का आना जाना मना होगा। मैं नहीं बताया है नियम, और मैं कैसे आ सकता हूं? मैं नहीं आऊंगा। लेकिन बिना प्रत्यक्ष हिस्सा लिए मेरी सलाह, मेरा सहारा हमेशा तुम्हें रहेगा सरोज। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनकी तो मात्र निमित्त मात्र होना था। वो कहते अरे ये तो काका जी वहां तो बस निमित्त मात्र थे, ये तो अपने आप चला रहे हम। ऐसा हो सकता है। संस्था अपने आप चलेगी। जब हम कोई भी काम अपना समझकर करते हैं ना, तो वो काम अपने आप हो जाता है। अपना समझकर काम करना चाहिए बस। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होता है। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। मुझे विश्वास है सरोज, तुम अवश्य करोगी, इसलिए तो मैंने सूचित किया है, तुम्हारे सामने प्रस्ताव रखा है। तुम दोनों, तुम दोनों मतलब एक है सरोज और दूसरी है रेहाना। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना। मैंने जो तुम्हें पत्र लिखा है ना, इस पत्र को ठीक ढंग से पढ़ना, उसका मतलब निकालना, मेरी जो विचार है उसके बारे में सोचना और प्रार्थना पूर्वक विचार करना। लेकिन हाँ, जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। यथा समय मतलब उचित वक्त, उचित समय मुझे उत्तर देना कि तुम क्या कहना चाहते हो, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या गलत है, करोगे या नहीं करोगे। ये बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। बहन मैंने जो प्रस्ताव रखा है आश्रम का, महिला आश्रम का, वो अगर तुम्हें भी पसंद है, अगर आपने सोच समझकर हाँ कह दी, तो उसे कैसा निर्माण करना, आरंभ कैसा करना है, इसके बारे में सोचना शुरू कर दूंगा। ये हो गया पत्र का मुख्य विषय। पत्र हमेशा तीन भागों में बांटा जाता। पहला जो परिचय होता है उसमें एक खुशहाली खुशहाली होती है, और दूसरे परिच्छेद में मुख्य जो विषय होता है काम का, उसके बारे में जिक्र होता है। और अंतिम जो परिच्छेद होता है, तीसरा या अंतिम परिच्छेद, उसमें फिर से घरेलू बातें होती हैं इधर उधर की। लेकिन वो जो बातें होती है वो ज़्यादा अर्थ वाली नहीं होती, ऐसी होती है बस। वहाँ भी खुशहाली खुशहाली, शुभ आशीर्वाद, ऐसी बातें होती है। तो ये अंतिम परिच्छेद पत्र का। यहाँ सर्दी अच्छी है। सर्दी का मतलब ठंडी के दिन, जाड़े के दिन। फूलों में गुलदाउदी, फूलों में गुलदाउदी, गुलदाउदी क्या है? एक फूल का नाम है। क्रिजेंथीमम, ये भी एक फूल का नाम है, उसे सेवंती भी कहते हैं। गुलदाउदी, क्रिजेंथीमम फूल बाहर में है, मतलब खिलने वाले हैं। उसकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं,
मानो बाहरी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और ओटो को सीकर बैठ गई हो। क्रिजेथिमम जो है ना, उसकी कलियां जल्दी खुलती नहीं, महीने महीने खुलती नहीं। जब खुलती है तो एक साथ नहीं खुलती, एक एक पंखुड़ियाँ खुलती हैं। और जो उन्हें पंखुड़ियाँ खुलने के पहले जब देखते तो ऐसा लगता है इसमें कुछ रहस्यमय बात, छिपी हुई बात है, ऐसा लगता है। जब खिलती हैं तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। वे टीकते बहुत हैं। गुलाब भी गुलाब भी खिलने लगे हैं। कोसमोस के दिन गए। कोसमोस ये भी एक फूल है। उन्होंने बहुत आनंद दिया। जीनिया ये भी एक फूल है। जीनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था। जो आए सो उसकी कली तोड़े। फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहां से निकाल कर अपने सिरहाने के पास लगा लिया या लगा दिया। फिर इसने इतने सुंदर फूल दिए कि मेरा जो कमरा था सोने का, बिल्कुल प्रसन्न हो गया था, अच्छा हो गया था उनकी वजह से, और शोभा बढ़ गई थी। वहां मन रमता था जिनिया के फूलों की वजह से। इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हो। कुछ फूल ऐसे ऐसे होते जैसे कुछ हमारे से बात करने वाले ऐसे दिखा देते, इसलिए कहते हैं इनकी इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हो, ऐसी लगती है। 2 एक महीने फूल देकर अंत में वो सूख गया। कौन सा फूल? जिनिया का फूल। परसों ही मैंने उसे विदा दी, मतलब पूरी तरह से फूल सूख गए, वो मुरझा गए, तो मैंने अभी उसको बाहर अलग कर दिया है। ये पत्र यहाँ पर समाप्त होता है। जो पत्र लिखने वाले होते हैं, ये इनका पता दाहिने बाजू में होता है। पुराने जो सिलेबस या पाठ्यक्रम है उसमें होता था, अभी बदल गया है। इनका जो नाम है लिखने वाले का, उनका नाम है बाएं हाथ की तरफ ही होता है, इसके बदले इस कोने में। तो जहाँ प्रिय सरोज लिखा लाल अक्षर में, वही उसी के ऊपर ही ये काका का शुभाशीष यहाँ होना था। अभी नए रूल के अनुसार, पुराने रूल अनुसार ये बराबर है। यहाँ मैंने उसे विदा दी कहा, और ये पत्र लेखक कौन है? काका का दोनों को सप्रेम शुभाशीष, दोनों को सरोज और रेहाना। ये पत्र कब लिखा? उसकी तिथि लिखनी पड़ती है, गुरुवार को 21 दिसंबर 1944 में ये खत लिखा गया। यहाँ पर ये पहला खत समाप्त होता है। छात्रों, दूसरा खत, दूसरा पत्र, ये बस ऐसा ही लिख दिया दूसरा पत्र। इसमें भी लिखा है, प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। लगता है सरोज ने काका जी को 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख को पत्र लिखे हैं। लेकिन हर गांव में तो डाक ऑफिस नहीं होता है ना, कभी कभी डाकिया एक साथ तीनों पत्र देता है, या जितने आए उतने 2-3। तो बस यहाँ पर वही हुआ, 16 से लेकर 18 तक जितने पत्र लिखे हैं वो सभी काका को आज मिले। वो कहते हैं इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। काका जी भी कहते हैं कि मैंने पत्र लिखी इन तारीखों को। कौन सी तारीख को? 1 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख, और चौथा आज लिख रहा हूं। अब तुमको हर सप्ताह मैं लिखूंगा ही। तुम्हारी तबीयत कमजोर है, तब तक चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा, मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। वो सरोज से कहते हैं कि तुमने जो पत्र लिखे थे 2-4 वो मुझे मिले हैं, मैंने भी तुम्हें एक पत्र लिखे हैं 3 पहले, और आज चौथा लिख रहा हूँ, वो मैं तुम्हें भेजता हूँ। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर हो गई, मुझे पता चला है। जब तक तुम लिख नहीं सकती हो, कमज़ोर हो, तब तक चिरंजीव रेहाना जी हैं, रेहाना, वो मुझे पत्र लिखेगी तो भी चलेगा। बस इतना ध्यान रहो रखे कि मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। पूज्य बापूजी चाहते थे, पूज्य बापूजी चाहते थे या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। पूज्य बापूजी ने अपना विचार काका कालेलकर के सामने रखा। वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम जो है ना, उनमें एकता निर्माण करनी है, तो
मुसलमानों के उर्दू में जो विचार हैं, जो लिखी हुई किताबें, उनके जो अच्छे विचार हिंदुओं को बताना ज़रूरी है। हिंदुओं के जो विचार है वो मुसलमानों को बताना ज़रूरी है। और तुम उर्दू सीखोगे तो दोनों को एक दूसरे के विचार अच्छी तरह समझा सकते हो। इसलिए वो कहते हैं बापूजी कहते हैं काका जी को कि तुम सारी अपनी शक्ति जो है ना उर्दू सीखने के पीछे खर्च करो। तो काका जी ने काम शुरू कर दिया तो कहते तुमको मैंने एक संदेश भेजा था। उन्हें अपने जो नज़दीकी लोग हैं उन्हें भी कह दिया कि उर्दू का प्रचार करना है तो कैसा करना है। लोगों को अकेले ने उर्दू सीखने से कुछ नहीं होगा और लोगों को भी सिखाना पड़ेगा ना, तभी तो उसका फैलाव होगा, एक दूसरे के विचार समझ में आएंगे। इसलिए बापूजी ने काका जी को प्रस्ताव रखा। काका जी ने सरोज को संदेश भेजा और संदेश में कहा, क्या कहा, तुम उर्दू लिखना सीखो। लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है। वो कहते हैं सरोज मैंने तुम्हें लिखा था संदेश में, मैसेज में, कि तुम भी उर्दू लिखना सीख लो। लेकिन मुझे पता चला अभी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो बस मैं यही संदेश दूंगा कि तुम क्या करो, पूरा आराम आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया, अब तक कुछ हो ही नहीं पाया है। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं। गमले यानी कि मराठी में हम कुंडी कहते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं उसमें लगाते हैं, उसे कहते हैं गमले। मराठी में उसे कुंडी कहते हैं, जिसमें हम छोटा पेड़ लगाते हो, पौधा लगाते हो। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं। सादे क्रोटन, एक क्रोटन का मतलब, सादे क्रोटन का मतलब होता है एक प्रकार का पौधा को ही रहने दिया है। सबको काका का सप्रेम शुभाशीष, शुभाशीष का मतलब है शुभ आशीर्वाद। ये जो पाठ है छात्रों, ये काका कालेलकर ग्रंथावली से लिया गया है। छात्रों, यहाँ पर ये काका जी ने, लेखक ने, रचनाकार ने महिला आश्रम की कल्पना की है, सरोज के सामने अपना प्रस्ताव रखा है। उन प्रस्ताव से काका जी का समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति क्या भाव है इसका हमें पता चलता है, और जो फूल हैं उसके प्रति कितना लगाव है वो भी हमारे समझ में आता है। छात्रों, यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।